हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर किसी पार्टनर ने मिस एप्लीकेशन किया तो उस वक्त क्या होता है। लायबिलिटी होती है फर्म की। लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन फॉर बाय पार्टनर्स। ठीक है, अगर किसी थर्ड पार्टी से कोई चीज़ ली और उसका मिस एप्लीकेशन हो गया किसी पार्टनर के द्वारा, तो उसके लिए फर्म लायबल होगी। ये सेक्शन 27 बोला गया है। वेयर फर्स्ट सब क्लॉज फर्स्ट सबसेक्शन a partner acting within his apparent authority receives money or property from a third party and misapplies it। अगर मनी लिया, कोई प्रॉपर्टी ली किसी और थर्ड पार्टी से अंडर यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, तब होता क्या है, वो मिस अप्लाई हो जाती है तो लाइबिलिटी ऑफ द फर्म होती है। सेकेंड पॉइंट, अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस receives money or property from a third party and the money or property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm। जब फर्म के कस्टडी में होती है, फर्म के द्वारा वो कोर्स ऑफ बिजनेस में ली जाती है थर्ड पार्टी से, मनी हो या फिर प्रॉपर्टी हो, लेकिन मिस अप्लाई हो जाती है किसी भी पार्टनर के द्वारा, तब द फर्म इज़ लायबल टू मेक गुड द लॉस। जो भी लॉस हुआ है उस वस्तु को, उस गुड्स को, तो वो लायबल होती है फर्म भरने के लिए उस लॉस को थर्ड पार्टी को। इस तरह सेक्शन 27 समझ में आया होगा। अभी सेक्शन 28 जिसका जो होता है होल्डिंग आउट, उसको समझते हैं। होल्डिंग आउट मतलब कोई भी इंसान रिप्रेजेंट करता है किसी इंसान के सामने और बोलता है मैं उस कंपनी का पार्टनर हूँ, उन लोग पार्टनरशिप में, उस फर्म में मैं एक पार्टनर हूँ, ऐसा रिप्रेजेंट करता है। सामने वाले को वो विश्वास हो जाता है, लेकिन वो उस फर्म का पार्टनर नहीं होता है। उस केस में उसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। होल्ड किया है लेकिन वो खुद है नहीं उस फर्म का पार्टनर। उस केस में होता क्या है, पढ़ते, एनी वन who by words spoken or written or by conduct represent himself or knowingly permits himself to be represented to be a partner in the firm is liable as a partner in that firm to anyone who has on the faith of any such representation given credit to the firm, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation हैज़ रीच द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट। मतलब बोला गया है कोई भी, एनी वन, अगर हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न हो या स्पोकन, और बाय कंडक्ट या फिर कंडक्ट से रिप्रेजेंट करता है खुद को, और नोविंगली ये जानते हुए परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड, खुद को ऐसे परमिट करता है जैसे वो पार्टनर है, टू बी अ पार्टनर इन अ firm is liable as a partner in that firm to anyone who has on the faith of any such representation given credit to the firm। मतलब वो क्या होता है कि जो भी इंसान उसके ऊपर भरोसा कर लेता है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर इन अ फर्म, उस केस में वो पार्टनर लायबल होगा, वो पार्टनर लायबल होगा एज अ पार्टनर ही उसके क्रेडिट को जो उसने लिए हैं उसको वापस देने के लिए, टू द और फर्म के लिए भी लायबल होगा वो इंसान। वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर डज और डज नॉट नो दैट, वो मतलब वो पर्सन खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर, चाहे या ना चाहे, नो द रिप्रेजेंटेशन हैज़ रीच्ड द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट। वो मतलब रिप्रेजेंटेशन मतलब जब किया था एज अ पार्टनर, तो वो क्रेडिट लिया था, वो रीच हो या ना हो, वो पार्टनर हो ना हो, लेकिन वो फर्म को भी लायबल रहेगा और वो थर्ड पार्टी को भी लायबल रहेगा और उसको उसका क्रेडिट वापस देना पड़ेगा। ये सेक्शन 28 में बोला गया। अभी सेक्शन 28 सब क्लॉज 2 में ये बोला गया है, वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ द बिजनेस कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम। मतलब अगर पार्टनर की किसी डेथ हो जाती है और उसके नाम से, पुराने ही फर्म के नाम से वो बिजनेस चल रहा है, या फिर वो डिसीज्ड पार्टनर के नाम पे भी, मतलब कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिसीज पार्टनर नेम, डिसीज पार्टनर का नाम भी यूज़ किया जा रहा है एज अ पार्टनर इन द फर्म एज अ पार्ट देयर ऑफ, तो फिर होता क्या है देखिए, शाल नॉट ऑफ इट सेल्फ मेक his legal representative or his estate liable
फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। एक बार उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद कोई भी एक्ट अगर कंपनी में फर्म में होता है तो उसके लिए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसकी कोई भी जायदाद इस्टेट, वो जो डिसीज पर्सन है उसके डेथ के बाद लायबल नहीं होगी, चाहे वो ओल्ड फर्म के नाम पे अपना कार्य करे। वैसे तो बेसिकली ये रहता है कि नई पार्टनरशिप बनाई जाए किसी की भी डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर होता है तो, लेकिन इसके बावजूद अगर ओल्ड फर्म नेम में ही काम कर रहे हैं तो उसकी स्टेट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल भी लायबल नहीं होंगे। और डिसीज पार्टनर का नाम भी लगा रहे हैं तो भी एक बार डेथ हो गई तो भी ना वो लायबल होगा, ना उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और ना उसकी स्टेट लायबल होगी किसी भी चीज़ के लिए उसके वो जो फॉर्म में हो रही है। ये सब सेक्शन 2 बोलता है। अभी सेक्शन 29 बोलता है राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। अगर मतलब मैं हूँ और तीन पार्टनर ऑलरेडी एक फर्म चला रहे हैं और उसमें से एक पार्टनर मुझे अपनी जो इंटरेस्ट है अपना जो शेयर है मुझे बेच देता है, तो मुझे कौन से राइट है वो बोला है। पहला तो मैं उनकी पार्टनर नहीं हूँ, तो एज अ पार्टनर मुझे कोई भी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मैं पार्टनर ही नहीं हूँ। एज ए पार्टनर मुझे कोई भी अधिकार नहीं मिलेंगे। बाकी अधिकार मुझे प्रॉफिट लेने के अधिकार, ये अधिकार मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो यही सब सेक्शन 29 बोलता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं सेक्शन 29। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी यानी कि जिसको ट्रांसफ़र हुआ है किसी पार्टनर का शेयर ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। फर्स्ट सब क्लॉज a transfer by a partner of his interest in the firm either absolute or by mortgage। डायरेक्ट वो अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट उसको सामने वाले को दे सकता है, या फिर वो अपना शेयर मॉर्गेज कर सकता है। और बाय द क्रिएशन बाय हिम ऑफ अ चार्ज ऑन सच इंटरेस्ट डज नॉट एंटाइटल द transferee during the continuance of the firm to interfere in the conduct of the business or to require accounts or टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। वो बुक्स के अकाउंट्स के बुक्स या फिर कुछ भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, देख नहीं सकता। ठीक है, और कंटिन्यूअस ऑफ द फर्म के लिए वो लायबल नहीं है। ठीक है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ हो, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस हो फर्म का, उसमें भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो आके पूछ नहीं सकता ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पूछ सकता। वो सिर्फ क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। ठीक है, तो लिखा है बट एंटाइटल्स द ट्रांसफरी ओनली टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ उसको ट्रांसफरी को प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा। एंड द ट्रांसफरी शैल एक्सेप्ट द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स। और वो एक्सेप्ट कर सकता है अकाउंट ऑफ प्रॉफिट लेने के लिए एग्रीड टू बाय द पार्टनर के हिसाब से जो एग्री हुआ है उतना वो शेयर ले सकता है, उतना वो प्रॉफिट ले सकता है। ये सेक्शन 29 बोलता है। इसके साथ हम लोग देखेंगे सब सेक्शन 2। ठीक है, और हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। इफ़ द फर्म इज़ डिसॉल्व और इफ़ द ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, मतलब फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है, या फिर कोई भी ट्रांसफरिंग पार्टनर है, मतलब जिसने वो अपना शेयर दूसरे को शेयर किया है, ट्रांसफ़र किया है, वो पार्टनर की तरह पार्टनरशिप अपनी सीज हो जाती है उसकी। ऑब्वियसली द ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म टू बी द ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल। मतलब जिसने भी उसको शेयर किया है, जिससे मैंने अगर शेयर खरीदा है, तो सिर्फ मुझे शेयर ही एंटाइटल नहीं होंगे, जो बाकी हिस्सा है, रिमेनिंग हिस्सा है पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट, या फिर एसेट्स हो, कोई भी शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म हो, उसके लिए मुझे मिलने का अधिकार है मेरा। ठीक है, मैं एंटाइटल्ड हूँ। ठीक है, एंड फॉर द पर्पज ऑफ एसेर्टेनिंग दैट शेयर, मतलब वो जो शेयर है उस शेयर को एसेर्टेन करने का मेरा पर्पज़ है। टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, और उस डेट से डेट ऑफ डिसोल्यूशन जब ये डिसॉल्व हो जाती है फॉर्म, उस डेट से मैं लायबल हूँ, मुझे सब मेरा पूरा का पूरा हिस्सा मिले, मुझे सारे एसेट्स मिले, सारे के सारे शेयर रिसीव करने का अधिकार मुझे है, जिससे मैंने ये ख़रीदा था उसका हिस्सा, उसके शेयर्स। ये बोलता है सबसेक्शन 2। इसके अलावा मुझे दूसरे अधिकार नहीं दिए गए, क्योंकि मैं पार्टनर नहीं हूँ।
ये हो गया सेक्शन 29 पूरा कंप्लीट। इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू।